हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं लिटरेचर से, ग्रामर से और राइटिंग कॉम्पोजिशन से। सो बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी एग्ज़ाम, एंड स्पेशली फॉर HSSC 2023 की जो टीजीटी स्क्रीनिंग होगी या फिर DSSB एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल यूज़फुल रहने वाली है। सो इस वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे माना जाता है वो हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चौसर। चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द डिफेंस ऑफ पोइजी? सो पोइजी का मतलब पोइट्री है, बट द डिफेंस ऑफ पोइजी किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी, कीट्स, लॉर्ड बायरन, पीवी शेली। सो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है ये। सो जिसने ये वर्क लिखा है वो है सर फिलिप सिडनी। अगेन जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये, मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने भी एमिनेंट या फिर इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी आपको बर्थ डेट और डेथ डेट भी पता होनी चाहिए। सो विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे वो हमें बताना है। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1564। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री टू चौसर? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फादर ऑफ पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री हम माना जाता है चौसर को। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को किसने बोला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, पोप, जॉनथन स्विफ्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर ड्राइडन। सो ड्राइडन ने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, great heir of fame, what neediest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare fancy's child. Very important lines. Who said this about Shakespeare? ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने बोली है? जो ये लास्ट की लाइन है ये आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। बट जो ये पूरी लाइन है ये हमें पता होना चाहिए कि ये पूरी लाइन क्या है, ये लाइन किसने लिखी है। ये लाइन लिखी है मिल्टन ने फॉर शेक्सपियर और ये उनके कौन से वर्क से ली गई है? एल एल्गेरो। ये लाइंस एल एल्गेरो से ली है। लास्ट वाली लाइन पता होगा फैंसी स्टाइल वाली, बट पूरी लाइन ये ऐसी है। सो हमें पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी होल लाइन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, what needs not thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare fancy's child. Who said this about Shakespeare? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स है ये, स्पेशली जो ये लास्ट की लाइन है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत एग्जाम्स में ये पूछी गई है। ये किसने बोली है वो हमें बताना है। मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीन, वर्ड्सवर्थ या फिर आर्नोल्ड। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मिल्टन। मिल्टन ने अपनी एक पोएम, बहुत ही फेमस पोएम एल एल्गेरो में उन्होंने शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड बोला है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट emotional appeal are the characteristics of which of the following dramatic form?
सो सेंसेशनलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील. सो किस में बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल अपील देखने को मिलता है? अगर कोई रो रहा है तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में कोई रो रहा है, तो इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बताएंगे लिटरेचर की? लिटरेरी फॉर्म से ये क्वेश्चन है. कौन सी लिटरेरी फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करी है? मेलोड्रामा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, प्रॉब्लम प्लेज या फिर एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन, दैट इज मेलोड्रामा. मेलोड्रामा एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जहाँ पे जो कैरेक्टर्स अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके इमोशंस को अपील करेंगे. मतलब अगर वो इस तरीके से एक्टिंग करेंगे कि अगर वो रो रहे हैं तो आपको भी रोना आएगा, अगर वो हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना रहेगा. सो दिस फॉर्म इज नोन एज मेलोड्रामा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म यूटोपिया designates the class of fictional writings that लिटरेचर में एक बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है यूटोपिया. सो बेसिकली इसका क्या मतलब है वो हमें बताना है. हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है. सो बेसिकली यूटोपिया होता क्या है? ये एक ऐसी आइडियल सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड जहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, या ही उसका पॉलिटिकल आप सिनेरियो लगा लो, या फिर वहाँ की जो सोसाइटी है एकदम परफेक्ट सोसाइटी है जो कि किसी को जज नहीं करेगी, या फिर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो गई, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी हो गई. सो बेसिकली यूटोपिया इज़ द परफेक्ट आइडियल सोसाइटी जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि सिर्फ लिटरेचर में ही एग्जिस्ट करती है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट. मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी ऑफ लाइफ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज अ लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम. बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है. बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है ये लाइन. कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है वो हमें बताना है. 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर लिरिकल बैलेड से ली गई है. लिरिकल बैलेड्स किसका काम है? कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का. फर्स्ट पोएम है ये लिरिकल बैलेड्स की. और ये किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. सो दिस पोएम इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज. कहाँ पे ये पोएम लिखी गई है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लिरिकल बैलेड्स. लिरिकल बैलेड्स में कितनी इंपॉर्टेंट लिरिकल बैलेड में कितनी टोटल पोएम्स है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. सो इफ़ यू नो लिरिकल बैलेड्स में कितनी इंपॉर्टेंट कितनी टोटल पोएम्स है, अगर आपको पता है आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में मेरे बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क. इट इज़ नोन एज. एक छोटी सी स्टोरी है जो कि किसी भी कहानी में किसी भी कैरेक्टर द्वारा बताई जाती है. अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, उस नॉवल में अगर कोई कैरेक्टर कोई कहानी बताए उसे क्या कहेंगे वो हमें बताना है. एनेक्डोट, स्टोरी, मिथ या फिर फेबल. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फेबल. फेबल इज अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट स्टोरी विच इज टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर यूज़फुल लग रही है अपने एग्ज़ाम के लिए, सो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीता ड्रोव डैश द रेड लाइट. यूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन. सो जो डैश है इसमें करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोजिशंस का. फाइंड द एरर टाइप मोस्टली यहीं से ही आते हैं. सो सीता ड्रोव बाय द रेड लाइट, विद द रेड लाइट, थ्रू द रेड लाइट या फिर
फ्रॉम द रेड लाइट। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थ्रू। सो सीता ड्रोव थ्रू द रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। सो दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीमोरॉन, दैट इज बी ऑप्शन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं या फिर हम 2 ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं साइड बाय साइड। सो अब देखिए ओपन सीक्रेट। सो सीक्रेट का क्या मतलब होता है? जो कि किसी को नहीं बताना। बट ओपन का क्या मतलब है? व्हेन एवरीबडी नोज इट। सो 2 ऑपोजिट आइडियाज़ या फिर 2 ऑपोजिट वर्ड्स को हमने एकदम साइड बाय साइड रख दिया। सो ये एक ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच बन गया। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो ज़रूर आप देखिएगा। इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मोर ओवर ये प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दिए हैं। The pilot has a fear of heights. Find the figure of speech used in the sentence. So the pilot has a fear of heights में कौन सा figure of speech यूज़ किया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, आयरनी या फिर एसोनेंस। वो हमें करेक्ट आंसर बताना है जो कि फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आयरनी, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आयरनी क्या है? सो बेसिकली पहले हम समझेंगे आयरनी होती क्या है। आयरनी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे 2 कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिखे, 2 कॉन्ट्ररी आइडियाज़, 2 आपको ऑपोजिट आइडियाज़ दिखे। अभी आपको लगेगा हमने ऊपर भी कुछ ऐसा सही किया है। ऑक्सीमोरॉन में आपको 2 ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, शब्द एक साथ देखने को मिलेंगे, बट आयरनी में आपको ऑपोजिट आइडिया दिखेगा। अब पायलट कौन होता है? जो ऊपर हाइट में प्लेन उड़ाए। बट अगर पायलट को ही हाइट से डर लगेगा तो वो प्लेन कैसे उड़ाएगा? सो यहाँ पे एक ऑपोजिट आइडिया हमें दिख गया। सो दिस इज एन आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। तो हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नो फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है। सो देयर इज नो वर्ड लाइक फर्नीचर्स। So here the correct answer will be the B option. Next question. In a letter, the dash is the first segment of the text read by a recipient and therefore the place to make the right first impression. Subscription, superscription, salutation या फिर body of the letter. जो first segment होता है लेटर का हमें बताना है उसे हम क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसिपिएंट एड्रेस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सुपर सब्सक्रिप्शन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज सुपर सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो एंड की क्लोजिंग होती है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और योर नेम, दिस इज सब्सक्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन होता है जो फर्स्ट सेगमेंट एड्रेस और डेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड यू राइट डेट इन योर लेटर? आप अपने लेटर में डेट कहाँ लिखेंगे? अबव योर एड्रेस, अपने एड्रेस के ऊपर, बिलो द रेसिपिएंट्स एड्रेस, मतलब जब जिसको आप भेज रहे हो, जो रिसीवर है उसके एड्रेस के नीचे, या फिर अंडर सेंडर्स एड्रेस जब आप अपना एड्रेस लिखते हो उसके नीचे, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो फॉर्मल लेटर में जो सबसे पहले आप लिखते हो खुद का एड्रेस, देन खुद के एड्रेस के बाद आप लिखते हो डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन,
that is under the sender's address. Next question, which of these is not a characteristic of a good essay? इनमें से गुड एसे का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ब्रेविटी, डिग्निफाइड स्टाइल, फेकनेस या फिर पर्सनल टच? सो यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फेकनेस. सो नॉट ओनली ऐसे बट कोई भी आप कॉम्पोजिशन अगर आप कर रहे हो, इवन इफ इट्स हिंदी और इंग्लिश, सो फेकनेस किसी में भी नहीं होनी चाहिए. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज फेकनेस. और ब्रेविटी का मतलब होता है कि इट शुड बी कंसाइज, मतलब थोड़ा बहुत अगर बड़ी बात है तो आप उसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो, उसे हम बोलते हैं ब्रेविटी, मतलब शॉर्ट या फिर कंसाइज. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स. कितने टाइप्स की एडवर्टिजमेंट्स है? सो हेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन. जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, दैट इज 2. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स. One is classified ads and the other one is commercial ads. Classified ads क्या होती हैं? जो कि आपको न्यूज़पेपर में इन रिटन दिख जाएगी, जिसमें बहुत ही सिंपल से वे में लिखी जाती है. कोई फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा, कोई आपको उसमें इमेज नहीं दिखेगी, पिक्चर नहीं दिखेगी, बस 50 वर्ड्स में आपको कुछ लिखा हुआ एडवर्टिजमेंट में दिख जाएगा. कमर्शियल एक बहुत नहीं बोलूँगी बट क्लासिफाइड से एक एक्सपेंसिव मेथड है, जहाँ पे आपको फॉन्ट साइज, कलर सब देखने को मिलेगा, रिलेटेड पिक्चर्स देखने को मिलेगी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो शुरुआत में जो ओपनिंग पार्ट है उसमें आप क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शंस दिए हैं. आस्क हाउ गुड द वेदर इज. नो, फॉर्मल लेटर में तो हम कभी भी वेदर की बात नहीं करेंगे. इन्फॉर्म द रेसिपिएंट वाई यू आर राइटिंग द लेटर. यस, शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में ही बता देते हैं हम, आइडिया लग जाता है रेसिपिएंट को कि पूरा लेटर क्या इन्फॉर्म करेगा. सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर रिटन फॉर सर्चिंग और सीकिंग अ जॉब इज कॉल्ड. कोई भी हम किसी को ऐसा लेटर लिख रहे हैं फॉर सर्चिंग अ जॉब, तो उस टाइप के लेटर को हम क्या बोलेंगे? रेज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन, सीवी, प्रोस्पेक्टिंग लेटर. सो चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, मिलते जुलते हैं. सो इस टाइप के लेटर को, जिसमें हम अपनी जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, इस टाइप के लेटर को हम बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन. सो है द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन. सो इस वीडियो में बस इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, ज़रूर इसे लाइक करिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मोर ओवर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट द कमेंट्स. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.